हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी IQ-IAS पर। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज आपके साथ में एक मुख्य मुद्दे को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और वो मुद्दा है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे छात्रों की इच्छा के अनुसार उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रोच भी किया और हम लोग भी चाहते थे कि हिंदी वर्टिकल के क्षेत्र में, हिंदी वर्टिकल में, खासकर स्टडी IQ-IAS के हिंदी वर्टिकल में हम लोग इतिहास वैकल्पिक विषय को लॉन्च करें। और बल्कि इतिहास वैकल्पिक विषय नहीं, बल्कि हिंदी वर्टिकल के और भी विषय लॉन्च हो रहे हैं, उसमें इतिहास वैकल्पिक विषय भी आप लोगों को आज से लॉन्च हो चुका है। ठीक है ना? तो दोस्तों, 2025, 2026 या उसके बाद में आप सभी लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं भी काफ़ी खुश हूं कि आप लोगों के साथ में एक व्यक्तिगत स्तर पर इतिहास वैकल्पिक विषय को हम लोग चर्चा करेंगे। उस पर हम लोग आपस में बैठ करके स्टडी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और उससे कोशिश करेंगे कि आप लोगों की अच्छी रैंक हो और एक अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम आज कुछ अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूं जिसको हम लोग देख सकते हैं। और अनाउंसमेंट का जो कंसेप्ट है वो है हिस्ट्री, जो वैकल्पिक विषय 2025 या 2026 या 2027 को जो टारगेट करके जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं, तो वो सभी लोग हमारे लाइव बैच इतिहास वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें आपको ध्यान रखिए, क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों इसके अंतर्गत इंक्लूड हैं, यानी कि अलग से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, तो इस चीज को देख लीजिएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं तो आपका जो बैच है 6 मई से दोपहर में 1 बजे शुरू हो रहा है। 6 मई से दोपहर में 1 बजे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और आप निश्चित तौर पर मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके लिए फीस मात्र आपके 15,999 रुपए रखी गई है। हालांकि फीस तो उससे कहीं ज्यादा है। आपको इसमें सिर्फ आपको MK लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा और इस कोड को लगाने के बाद में 15,999 रुपए में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन 5 से 6 महीने की है। और इसमें हम लोग सारी विशेषताओं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने एक अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ में किया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। और इसके बारे में अब मैं आपको कुछ डिटेल में चर्चा करना चाह रहा हूं कि आखिर इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, यानी कि मेरे साथ तैयारी करते समय किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए, या मैं आप लोगों के लिए इतिहास में, हिस्ट्री में आपको अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए इसमें क्या क्या करने वाला हूं। तो इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मोटी मोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका क्लास और टेस्ट सीरीज ये तो है ही है। ध्यान रखना, इसमें केवल क्लास नहीं होगी, बल्कि क्लास के साथ साथ आपका डेली आंसर राइटिंग होगी। डेली आंसर राइटिंग भी होगी, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के किसी के भी मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। और ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा जो होती है वो इंडिया के टॉप क्रीम स्टूडेंट्स के बीच में एक कंपटीशन है, एक प्रतिस्पर्धा है उनके बीच में। और उसमें हमको पास नहीं होना है, हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। और प्री पास करके मुख्य परीक्षा लिखना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। तो जब ये मौका मिले तो हम चाहेंगे कि उसमें हम कभी चूके नहीं। ध्यान रखिएगा, ये होगा। साथ के साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, यानी कि इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी होगी, यानी सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। ये आपके नॉर्मल चीज़ें रहेंगी क्लास के साथ में। और क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो अच्छी खासी होने वाली है, यानी कि 5 से 5.5 महीने का कोर्स का ड्यूरेशन होगा। लगभग 450 से लेकर के 500 घंटे की हमारी कम से कम ये क्लास रहेगी। तो इस बात को आप समझ लीजिए। इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर इस विषय को हम क्यों चुने। इसमें मैं कुछ आपको चीजें बताना चाह रहा हूं कि
इतिहास वैकल्पिक विषय को चुनने का या इसको ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो इस चीज में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो भाषा है, भाषा, इसकी जो भाषा की जो शैली है बहुत ही सरल और सहज है। यानी कि हम लोग जो बातचीत करेंगे उसी बातचीत की शैली में ही आप लोग इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कोई भी ध्यान रखना, कोई भी अलग से कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसको आप लोग कहे जाए कि यार इसकी लैंग्वेज बड़ी टफ है। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में उसकी अपनी लैंग्वेज है, पॉलिटी में पढ़ते हैं तो पॉलिटी की अपनी लैंग्वेज है, इकोनॉमी है तो इकोनॉमी की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन इतिहास की ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। ये साधारण शब्दावली है, साधारण नाम है लोगों के जो हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो मैंने अचीव किया है वही मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अचीव करें। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना, सरल, सहज और बिल्कुल साधारण तरह की भाषा बोलचाल की शैली में इसमें कर सकते हैं। यानी कि इसमें अलग से कोई शब्दावली नहीं है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल सिंपल है। दूसरा, इसके माध्यम से एक चीज और भी है, इससे हमको पता जो चलेगा वो ये है कि हम वर्तमान के साथ साथ भूत और भविष्य दोनों के बारे में नीतियों का निर्माण कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। यानी कि पहले जो हुआ उससे वर्तमान की कंडीशन को समझ सकते हैं और उसके माध्यम से भविष्य के लिए नीतियों का निर्माण भी करते हैं। उसमें यह बहुत बड़ी समझ को विकसित करता है। यानी कि वर्तमान को समझने के लिए किसी भी चीज का इतिहास समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या आपके पॉलिटिकल सिस्टम हो, या कोई भी चीज हो, सोसाइटी ही क्यों ना हो, कोई भी चीज हो, अगर वर्तमान समझना है तो उसका भूत जमान समझना, जानना बहुत जरूरी है। इस मामले में आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो। नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ कुछ चीजें पढ़ते जाइए फिर उसमें कुछ होना नहीं है। दूसरा, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें प्री के एग्जाम में लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं जो इसके माध्यम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि उसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू वर्क अनदर टाइप ऑफ वर्क, मतलब किसी और तरह का आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। इसने से ही आपका काम चल जाएगा क्योंकि सब कुछ इसमें इंक्लूड है। एक चीज ध्यान रखना। दूसरा, हम मेंस की बात करें, मेंस एग्जाम में इसका पूरा का पूरा जो जीएस पेपर 1 है, जीएस का पेपर 1, उसमें जो हिस्ट्री है वो तो कंप्लीट होगी ही होगी। ध्यान रखना, वो तो इसमें कंप्लीट होना ही होना है पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जीएस के पेपर 1 में आपका एंशियंट, मिडिएबल, मॉडर्न और वर्ल्ड चारों सेगमेंट हैं, चारों के चारों सेगमेंट। यानी कि भारत इतिहास के जो खंड होते हैं, विश्व इतिहास है, भारत के तीनों कालखंड हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, वो चारों के चारों इसमें मेंस परीक्षा में आते हैं, जीएस में। इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल का लेवल कहीं ना कहीं आप अच्छे से जानते हैं कि एक अच्छा स्तर होता है। जब ऑप्शनल पढ़ लेते हैं जिसमें हम गहराई से चीजों को समझ लेते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको जीएस के लिए अलग से कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन केवल इसमें ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि यह जीएस सेकंड पेपर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, खासकर पॉलिटी का पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आईआर के पूरा का पूरा विश्व इतिहास, इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि 1945 से पहले की सारी घटनाएं और 1945 के बाद की भी सारी घटनाएं आपके विश्व इतिहास का हिस्सा हैं जो जीएस में पूछी जाती हैं, और वो आपको ऑप्शनल में भी पढ़ना है। यानी दोनों चीजें कॉमन हैं, ठीक है ना। और उसी तरीके से आईआर समझने के लिए उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड बहुत जानना जरूरी है, सोशल इश्यू जानना जरूरी है, सोशल जस्टिस के लिए इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज जो आज यहां खड़ी है उसका आधार तो उसके बैकग्राउंड में ही है ना, तो उसमें बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा देखेंगे तो जीएस का थर्ड पेपर में देखेंगे तो इकोनॉमी हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कैसे है। आपके जीएस के पेपर में, ऑप्शनल पेपर में 1964 तक का इतिहास दिया हुआ है,
1947 के बाद से लेकर के 1964 तक का इतिहास दिया हुआ है, यानी कि आजादी के बाद का इतिहास। वो जीएस में भी पूछा जाता है और ऑप्शनल में भी है। अब उसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक हिस्सा है। आर्थिक विकास यानी कि भारत सरकार की आर्थिक नीतियां, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, चाहे उसकी आधारभूत संरचना की नीति हो, चाहे कृषि के विकास की नीति हो, चाहे पंचवर्षीय योजना की नीति हो, वो सारी की सारी आपके इसमें आ जाएंगे। यानी कि इसके माध्यम से आपको इकोनॉमी का बहुत ज्यादा बैकग्राउंड भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इकोनॉमी का केवल मॉडर्न पोर्शन पढ़िए, जो बेसिक पोर्शन है उसको पढ़ लीजिए, काम हो जाता है इसी के माध्यम से। ठीक है ना, तो वो काफी कुछ कवर होता है। और जीएस का फोर्थ पेपर जिसमें हम एथिक्स और केस स्टडी कहते हैं, तो उसमें केस स्टडी में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। केस स्टडी में इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इतिहास में हम विभिन्न विचारकों के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय विचारक हो चाहे अंतरराष्ट्रीय विचारक हो, हमारे देशीय आपके विचारक हो या विदेशी। उनके विचारों के माध्यम से जब हम केस स्टडी को सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा भूमिका है। और साथ के साथ आपके केस स्टडी ही नहीं बल्कि एथिक्स के पेपर में जो फिलॉसफिकल जो टच है, जो हमारे थिंकर्स हैं, वो थिंकर्स भी आप विश्व इतिहास में और भारतीय इतिहास में दोनों पढ़ेंगे। यानी गांधी के विचार, अंबेडकर के विचार, टैगोर के विचार, नेहरू के विचार, ठीक है ना, भगत सिंह के विचार, या आपके विद्सों में चले जाइए तो रूसो है, कांट है, इस तरह के जितने भी मोस्टली थिंकर हैं वो सब के सब आपके ऑप्शन में आ ही जाते हैं। उनको पढ़ लेंगे तो आपका एथिक्स का पेपर का बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है ना, उसको पढ़ लेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट खत्म हो गया। उसको पढ़ लेंगे तो जीएस का सेकंड पेपर का यानी कि आईआर का और पॉलिटी का बैकग्राउंड, उसका डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना, और जीएस का फर्स्ट पेपर आपका है ही। तो सोचिए केवल ऑप्शनल करने से आपके जीएस के चारों पेपर कितने अच्छे तरीके से कवर होते हैं, ये इसकी महत्व है, ये ध्यान रखेगा। इसलिए काफी इंपॉर्टेंस पेपर रखता है। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखेगा, आप ऑप्शनल लें या ना लें, वैकल्पिक विषय इतिहास आप लें या ना लें, लेकिन आपको ध्यान रखेगा जीएस में आपके इतिहास के चारों कालखंड यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, ये चारों पेपर आपको जीएस में पढ़ने ही होते हैं। और जब इतना पढ़ना ही है माय डियर, तो फिर ऑप्शनल पढ़ करके थोड़ी सी अच्छी समझ के साथ उसको क्यों ना पढ़ें, क्यों ना पढ़ें, बताइए क्यों ना पढ़ा जाए। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि ऑप्शनल पढ़ लीजिए, उसकी टेंशन, जीएस की टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग कहते हैं कि ऑप्शनल में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। मेरा दावा है और मैं पढ़ाऊंगा भी कि ऑप्शनल का जो सिलेबस है आपके जीएस के सिलेबस से कम ही बैठेगा, ज्यादा नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल में फैक्चुअल पोर्शन बिल्कुल नहीं आता, ना के बराबर फैक्ट चाहिए, फैक्चुअल पोर्शन इंफॉर्मेटिव, जबकि जीएस में उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी याद करनी पड़ेंगी, और चाहे वैकल्पिक विषय इतिहास लीजिए या मत लीजिए, ये डेफिनेट है। अब कहोगे सर लोग स्टूडेंट्स लेते क्यों नहीं है इसको, तो उसके पीछे रीजन है। उन लोगों को उस तरीके से कभी इतिहास पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने कभी समझा ही नहीं। जैसे आज की जनरेशन है, स्कूल कॉलेज में एसएसटी को क्या करती है, वो केवल एग्जाम से कुछ दिन पहले रट्टा मारने की कोशिश करती है। तो वही जनरेशन है, उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में नहीं आती। तभी तो कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पड़ी सुबह सफा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी उसको समझा ही नहीं। जबकि इतिहास अगर देखा जाए तो सभी विषयों की एक तरीके से जननी की तरह है, सारी चीजें। क्योंकि इतिहास में ही आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इतिहास में ही आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड है, इतिहास में ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इतिहास में ही आपका रिलीजियस बैकग्राउंड है, इतिहास में ही सारे डायमेंशन हैं उसके। इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर के सब कुछ इतिहास से जब तक उसका क्रम सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। एक चीज और, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, और वो है आपका निबंध। निबंध कोई भी लिखिएगा, चाहे फिलोसफिकल निबंध लिखिए और चाहे आपका सब्जेक्टिव निबंध लिखिए, ऐसे
किसी भी मुद्दे को चर्चा करेंगे तो किसी भी मुद्दे का कुछ ना कुछ आधार होता है, यानी कोई ना कोई मुद्दा उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है और उस बैकग्राउंड के अंदर ही बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रॉज एंड कॉन्स सब छुपे होते हैं, सब छुपे होते हैं। और उन सब की जानकारी इतिहास से निकल के ही आती है और उसके एग्जाम्पल, उसका उदाहरण हमको डालना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारी परंपरा ऐसे चली आई थी, ऐसे है और वर्तमान यहां पर है। तो इतिहास की हमारी जो आज की समस्या है वो इतिहास से हैं, आज की अच्छाइयां वो इतिहास से हैं। तो वहीं से अच्छाइयां और बुराइयां दोनों निकल के आएंगी और यहीं से हम सुधार करेंगे, ठीक है ना। तभी तो मैंने कहा ना, ये रहा ये पोर्शन, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रहा। तो आप कुछ भी पढ़िए मत पढ़िए, इतिहास का पूरा सिलेबस, ऑप्शनल से ज्यादा सिलेबस आपको कहां पढ़ना है? इतिहास में, जीएस में पढ़ना है। ऑप्शनल से ज्यादा सिलेबस है माय डियर, ध्यान रखना। और इसकी जब तैयारी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो तैयारी है वो बहुत ही सीमित स्रोत से हो सकती है। लोग भटकते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़नी है। अरे जब मेरे साथ जुड़े हुए हो तो एक बेसिक और एनसीईआरटी किताब पढ़िए। बहुत सीमित स्रोत के साथ मैं तैयारी आपकी करवा सकता हूं, बस उसकी समझ चाहिए। सीमित स्रोत चाहिए लेकिन इसकी समझ चाहिए। समझ, अगर आपने इतिहास को, कोर को समझ लिया कि ये डेवलपमेंट क्यों होता है, क्यों? क्योंकि कोई भी घटना शून्य में नहीं होती, उसका कोई ना कोई कारण होता है और जो कारण होता है वो कभी ना कभी कोई ना कोई घटना होती है। यानी कि आज की घटना किसी न किसी आगे की घटना का कारण बन जाएगी। इसलिए क्या कंसेप्ट होता है? एक घटना और कारण, कार्य कारण का संबंध चलता है इसमें। कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है। आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और आज जो तैयारी कर रहे हैं वो कल ना किसी होने वाली घटना का कारण बन जाएगी कि भाई आप मनोज सर के साथ जुड़े थे इसलिए मैं सिलेक्शन ले पाया, स्टडी आईक्यू में जुड़े थे इसलिए मैं सिलेक्शन ले पाया। और स्टडी आईक्यू क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तो ये कार्य कारण का संबंध होता है, इसी को समझना है। और इतिहास का सिलेबस बहुत वाइड नहीं है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। देखने में लगता है बहुत वाइड है लेकिन लिमिटेड सिलेबस है। आराम से सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी विद इन टाइम और आपको इंटरेस्ट के साथ ये सारी चीजें कवर होंगी, ये डेफिनेट है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, इतिहास पढ़िए मत पढ़िए यार, इसके माध्यम से आपको अपनी कला संस्कृति और आपके जो चारों तरफ जो विचार फैले हुए हैं उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। एक अच्छा अधिकारी बन सकते हैं बशर्ते कि इसको आप ढंग से समझ लें तो, ठीक है ना। अब बात आती है कि इस कोर्स की विशेषताएं क्या है, कि यानी कि इसमें मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा और कैसे कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा, मेरा जो पहला जो टारगेट है, ध्यान रखना, मेरा टारगेट है 300 प्लस अंक लाना, यानी कि 50-60% से ज्यादा नंबर लाना। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मैं खुद ला चुका हूं 61% मार्क्स, तो आपको उससे ज्यादा नंबर दिलवाने की मेरी पूरी कोशिश है। और ऐसे मैंने बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने पहले हिस्ट्री ऑप्शन मुझसे पढ़ा हुआ है, उनके अच्छे खासे नंबर आए हैं। तो 60% से ज्यादा नंबर लाने के लिए मैं इतिहास वैकल्पिक विषय को पढ़ा रहा हूं और उसी के लिए मेरी रणनीति होगी। इसमें देखिए, पहली बात, इसमें लगभग 450 से ज्यादा घंटे की क्लास होगी। लगभग 450 से कहा है, 5 से 5.5 महीने की क्लास होगी, अच्छे से होगी, ठीक है ना। 300 प्लस अंक लाने पर इसमें विशेष बल दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। सभी टॉपिक सरल और सहज रूप में मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि इसकी जब शब्दावली नहीं है तो इसको अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए और नंबर उठाइए। और नंबर आते हैं क्योंकि एग्जामिनर को आपकी अपनी मौलिक भाषा चाहिए। और इसके लिए सोचिए, आपको ऐसा कोई विशेष चीज की जरूरत नहीं है, आप जो समझ रहे हैं उसको अपनी भाषा में लिख के आ सकते हैं कि अकबर ने ऐसा किया, अशोक ने ऐसा किया। इसमें कोई कंसेप्ट, कोई सिद्धांत नहीं है, बस कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए कि कोई चीज क्यों हुई और कैसे हुई। कार्य कारण का संबंध स्पष्ट होना चाहिए, बाकी कोई थ्योरी नहीं है, कोई विशेष सिद्धांत नहीं है इतिहास में, ठीक है ना। तीसरी चीज, मैपिंग। मैपिंग का आपका एक बहुत अच्छा पेपर आता है, क्वेश्चन आता है मैपिंग का।
क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पेपर का, और इसमें आपका सोचिए 50 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें से आराम से 40 से ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं, 40+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं, मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं। बस आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए कि उसमें क्या है, और इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए मेरे पास 250-300 पूरे टॉपिक की एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, जिसको मुझे आपको देना है और उसको याद करा करके आपसे मुझे प्रैक्टिस करवानी है। मैप में वो सारी चीजें लोकेट हैं, बस आपको डेली 10 मिनट 15 मिनट आपको क्या करना है, उसको केवल देखना है और उसके बारे में करना, अच्छा ये हड़प्पा कालीन राजधानी है, ओके नवपाषाण काल का स्थल है, कौन सा है, मेहरगढ़। तो मैप में देखना है कि ये जगह जो है वो मेहरगढ़ की है या बुर्जहोम की है, गुफकराल की है या अतरिपक्कम की है। वो जगह आपको दिमाग में सेट करनी है और उसके बारे में 20 शब्द आपको लिखने हैं। मैथमेटिक्स की तरह नंबर आते हैं इसमें, बस सटीक हमको जानकारी हो और अच्छा कंटेंट हो, वो देना मेरी गारंटी है। वो मैं एश्योर करता हूं आप लोगों को कि इसमें से 50 में से 40 नंबर से ज्यादा ना आए तो कहना, ठीक है ना। और दूसरा, बहुत सारे जो क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग होगी उनके मॉडल क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसमें, ध्यान रखना। मॉडल आंसर राइटिंग जो कराऊंगा उसके मॉडल आंसर, वो नहीं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो तो अलग है, ठीक है ना। मॉडल आंसर, इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स हैं, आपके हिंदी में ही मिलेंगे। हिंदी में आपको अपनी लैंग्वेज में बढ़िया नोट्स मिलेंगे, जिसको आप रीड करके आपको किसी बुक पर डिपेंडेंसी खत्म की जा सकती है, ठीक है ना। दूसरा, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होगा। आंसर राइटिंग यानी कि डेली आंसर राइटिंग, 1 से 2 क्वेश्चन डेली आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, और इतना करते चले गए तो डेफिनेट मान के चलिए कि 300 नंबर तो बहुत कम है, उससे भी ज्यादा नंबर आ सकते हैं आराम से, वो भी इतिहास में। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में नंबर नहीं आते, और ऊपर से फिर कहा जाए तो आपके किस में नहीं आते, आपके ऑप्शनल में नहीं आते, वो सॉरी हिंदी माध्यम में नहीं आते। मुझसे भी कहा गया था, आए ना 61% से ज्यादा नंबर आए, मेरे आए, आपके क्यों नहीं आ सकते। और मैं भी ध्यान रखिएगा, साइंस ग्रेजुएट ही हूं, उसके बाद मैंने इसकी तैयारी करने के बाद पीजी किया था मैंने, ठीक है ना। और इसी में विस्तृत व्याख्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जितने भी अब तक आए हुए पिछले लगभग मान के चलिए तो 15 से लेकर के 20 वर्षों के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, पिछले 15 से 20 साल के टॉपिक वाइज। जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा वैसे वैसे उसके क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, और उसके साथ में आराम से आप कवर कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसमें आपके डाउट सेशन भी इस क्लास में रहेगा। डाउट सेशन, अगर किसी भी टॉपिक को लेकर कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आराम से डाउट सेशन भी आप ले सकते हैं, उसकी समय समय पर क्लास लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका ये, आपके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक मैं सिस्टम बना रहा हूं, बना के आ रहा हूं, बनाने मतलब उसको फॉलो करता हूं, वो है आपका फाइल मेंटेनेंस सिस्टम। इसके माध्यम से मैं आपके डेली बेसिस पर आपके इंप्रूवमेंट को चेक करूंगा कि आप डेली जो आंसर लिखते हैं या जो आप करते हैं उसमें डेली इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है, किन किन बिंदुओं पर आ रहा है, उसको देखा जाएगा। और मैं इतने पर एश्योर करता हूं कि गारंटी है कि आप लोगों का मार्क्स जो है 300 से कम नहीं आएगा, बशर्ते कि मेरे साथ 6 महीने 5 से 6 महीने मेहनत कर लीजिए, ये डेफिनेट है। और बाकी ये आपकी स्ट्रेटजी है। 6 मई से हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद 20 जून के आसपास में आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और इसमें मैंने एक नया सेक्शन और बनाया है जो जनरली कोई नहीं कराता है, वो है आपका दक्षिण भारत का इतिहास, यानी कि एक अलग से सेपरेट टॉपिक दक्षिण भारत का, जिससे कि लोगों को बीच बीच में उलझने की समस्या ना आए। क्या होता है, कुछ टॉपिक एंशियंट में है दक्षिण भारत के, कुछ टॉपिक जो है मिडिवल इंडिया में है, मध्यकालीन भारत में है। मैंने क्या किया है कि बिल्कुल अलग से पढ़ना है, यानी दक्षिण भारत का इतिहास की परंपरा कैसे कैसे विकसित हुई उसको एक साथ अलग पढ़ना है, जिससे कि एक साउथ इंडिया के डेवलपमेंट पर एक हमारी समझ विकसित हो सके और नंबर डेफिनेट आएंगे।
उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पेपर मॉडर्न इंडिया, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करेंगे सेकंड पेपर का विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास। तो ये सारे टॉपिक आपके होंगे लगभग अक्टूबर नवंबर तक आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सोचिएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मैक्सिमम नवंबर से पहले ही, क्योंकि बीच में कुछ दिन की आपकी क्लास क्या रहेगी, प्री के टाइम में कुछ दिन की क्लास बंद रहेगी, बीच बीच में आपको कुछ कुछ दिन की क्लास आपको ब्रेक मिलेगा, जिससे कि आप उसमें क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें और सारे काम कर सकें। ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि किसी तरह की कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो मुझे आप यहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ लीजिएगा, और कोड लगाना मत भूलिएगा किसी भी स्थिति में। ठीक है ना। ध्यान रखना, ये मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये मेरी मेल आईडी है, और आप में से जो भी वैकल्पिक विषय का चयन करेंगे तो आप मुझसे पर्सनली तो जुड़ ही जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम वार कोड है, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।